हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक के बारे में समझा दिया था। यानी एक्सरसाइज 1.2 में जिन जिन सेटों का यूज होने वाला है उन सेटों के बारे में हम आपको डीपली जाके समझा चुके थे। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो बच्चों पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज को आप तभी कर पाएंगे जब पिछला कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। ठीक है। और यार देखिए, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि आपके साथी जितने भी क्लास 11th में हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें वीडियो शेयर किया करो, उन्हें बताया करो। यार यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लास 11th की तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से मैथमेटिक्स की कराई जा रही है, बिल्कुल 12th को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना है। ओके बच्चों, चलिए तो बच्चों आइए हम आज 1.2 जो एक्सरसाइज है आपकी उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक तो हम आपको करा ही चुके हैं, तो आज आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो देखिए ज़रा देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो वही क्वेश्चंस बनेंगे इसमें जो मैंने आपको सेट कराए थे, बेस्ड ऑन उन्हीं सेट्स पर ही बनेंगे क्वेश्चंस, यानी उन्हीं सेट पर होंगे जो मैंने सेट आपको कराए हैं, अलग से कुछ नहीं होगा। ठीक है। चलिए तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, ये हमें पहचानना है। हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पर, और उन एग्जाम्पल्स में से कौन से एग्जाम्पल्स नल सेट के उदाहरण हैं, एम्प्टी सेट के उदाहरण हैं, ये हमें बताना। तो पहले लिख लेते हैं चलो बच्चा। ठीक है। तो पहला हमें दे रखा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हैं लेकिन विषम हैं। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, 2 से भाज्य हों लेकिन विषम प्राकृतिक हों। तो भैया ऐसी संख्या बताओ जो 2 से भाज्य भी हो, विषम भी हो, प्राकृतिक भी हो। तो भैया 2 से भाज्य विषम संख्या पहले तो कोई होती नहीं है। ठीक है, कोई नहीं होती है। तो भैया इसका मतलब है ये क्या आएगा, खाली आएगा। समुच्चय के अंदर ऐसा कोई अवयव आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई अवयव होता ही नहीं है जो 2 से पूरा पूरा भाज्य हो लेकिन विषम हो, विषम प्राकृतिक हो, ऐसा कोई होता नहीं है। तो ये भैया एम्प्टी सेट है, ये खाली सेट है। तो ये पहला जो उदाहरण है ना, ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है बच्चा, रिक्त समुच्चय है। दूसरा देखिए क्या दे रखा है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में दिया है बच्चा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो भैया सम, भाई हमसे रिक्त पूछे हैं इसमें, तो सम भी हों और अभाज्य भी हों। ऐसे कौन कौन सी संख्या है, सम भी हों और अभाज्य भी हों। तो भैया ऐसी संख्या तो सिर्फ एक है, दो एक ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। अभाज्य जानते हैं ना, वे संख्याएं जो अपने आप से पूरी पूरी कट जाती हैं और 1 से पूरी पूरी कट जाती हैं, इसके अलावा किसी और से पूरी पूरी कटती नहीं है, तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। बट यहाँ पे अभाज्य तो लेनी है, साथ में सम और हो वो। तो ये सम और अभाज्य, ये 2 ही एक ऐसी संख्या जो सम भी होती है और अभाज्य होती है। इसका जितनी भी अभाज्य संख्याएं सब विषम होती हैं। ठीक है। तो भैया ये रिक्त समुच्चय तो है नहीं, ये एकल समुच्चय है, क्योंकि इसके अंदर एक अवयव आ रहा है। लिखेंगे रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एकल समुच्चय है बच्चा, क्योंकि एक अवयव आ रहा है इसमें। ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं क्या दे रखा है। x such that x एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। और यहां पर ये कहा है जो x की वैल्यू है वो छोटी है 5 से, साथ ही साथ जो x की वैल्यू है वो बड़ी है 7 से, ये कह रहा है। यानी हमें यहाँ पे क्या लेने हैं, हमें वो वैल्यू लेनी है जो प्राकृतिक संख्या हो, नेचुरल हो, और वो भी x की वैल्यू 5 से बड़ी हो और साथ ही 7 से छोटी हो। 5 से छोटी और 7 से बड़ी। तो भैया ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं।
भाई x क्या है, x एक ऐसी वैल्यू है जो 5 से तो छोटी है लेकिन 7 से बड़ी है। तो जो वैल्यू 5 से छोटी होगी वो 7 से बड़ी कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो भैया इसमें तो कोई वैल्यू आएगी नहीं। भाई यही कहना चाह रहे हैं कि x का जो मान है वो 5 से तो होना चाहिए बच्चा छोटा और 7 से होना चाहिए बड़ा। ये तो मतलब है। भाई इसको देखो और इसको देखो, सवाल में दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है। x की वैल्यू 5 से छोटी है, x की वैल्यू 5 से छोटी हो और साथ ही साथ x वैल्यू 7 से बड़ी भी हो। तो भैया 5 से छोटी और 7 से बड़ी वैल्यू ऐसे कैसे हो सकता है। अगर हम x की वैल्यू 5 से छोटी लेंगे तो वो 7 से बड़ी कहाँ होगी, वो तो 7 से भी छोटी होगी ना। तो क्या ऐसी कोई वैल्यू है x की जो 5 से बड़ी हो साथ ही साथ वो 7 से छोटी भी हो। तो 5 से छोटी हो साथ ही साथ 7 से बड़ी हो, तो ऐसी हो नहीं सकती। भाई ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो 5 से तो छोटी हो लेकिन वही फिर 7 से बड़ी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कोई वैल्यू नहीं आएगी इसमें। तो ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाई भी लिख देते हैं, फाई है ये। ठीक है, रिक्त समुच्चय। बात समझ में आ रही है। भाई 5 से छोटी 7 से बड़ी ऐसी कौन सी वैल्यू है, कोई है ही नहीं, एक ही वैल्यू हो लेकिन, मतलब x का मान। अगला क्या कहा है, चौथा, y such that y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। अब उभयनिष्ठ बिंदु आप जानते हैं बच्चा रेखाओं पे। भाई मान लो ये एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, और एक लाइन ये जा रही है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं, तो ये कटान बिंदु एक उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है बच्चा। पहले आप ये समझिए उभयनिष्ठ बिंदु होता क्या है, आपको ये तो पता हो पहले। उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है बच्चा, ये समझ में आया। ऐसा बिंदु जो इस रेखा पर भी हो और वही बिंदु फिर इस रेखा पर भी हो, तो वो एक उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि y सजेट y क्या है, y ऐसी दो समांतर रेखाएं हैं, y क्या है, ऐसी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। y एक बिंदु है, वो भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ। तो क्या ऐसा कोई बिंदु हो सकता है जो दो समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं बच्चा, ये और ये समांतर हैं। तो ये समांतर रेखाएं वो होती हैं जो आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को छू नहीं सकती हैं, कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। ठीक है बच्चा, समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को ना तो छू सकती हैं ना काट सकती हैं। ठीक है, तो ये देखो जब ये रेखाएं हम आगे बढ़ाएं, कितनी भी आगे बढ़ा लो, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। और जब ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, कितना भी बढ़ा लो, किधर भी बढ़ा लो, तो कटान बिंदु कोई ऐसा होगा ही नहीं जो इन दोनों पर हो, तो उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं बच्चा। ठीक है, समांतर रेखाओं पर कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, क्योंकि ये एक दूसरे को काटती ही नहीं है। भाई ये दोनों एक दूसरे को काट रही थी, तो इस पर और इस पर दोनों पर एक ही बिंदु था। जब ये दूसरे को काटेंगी नहीं कभी जिंदगी में, तो कटान बिंदु ऐसा होगा ही नहीं कोई जो इस पर भी हो इस पर भी हो, तो उभयनिष्ठ बिंदु कोई होगा ही नहीं, तो खाली रहेगा मामला। तो ये क्या होगा, फाई है। ये भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो समझ में आया कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं, कौन कौन से रिक्त समुच्चय नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्नों को उठाएंगे। आई होप की समझ में आ रहा होगा। वीडियो को यार शेयर भी किया करो अपने फ्रेंडों पे। ठीक है, चलो आगे उठा लेते हैं क्वेश्चंस को। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। भाई पहले के चारों पार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट हैं पहला, लेकिन इसमें कहा क्या है जरा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन कौन परिमित और कौन कौन अपरिमित हैं। परिमित और अपरिमित बताने, परिमित व अपरिमित, कौन से समुच्चय परिमित है कौन से अपरिमित है। परिमित अपरिमित मैं आराम से आपको बता चुका हूं बेसिक वीडियो में। ठीक है, तो पहला सवाल में देखिए क्या दे रखा है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय, यहां पे बनाना नहीं है समुच्चय, मैंने पिछले सवाल में आपको समुच्चय बना के भी दिखा दिए थे।
बना के नहीं दिखाने हैं, सिर्फ बताना है, यस और नो में आंसर देना है आपको, ये परिमित है या नहीं है। तो ध्यान से समझिए बच्चा, परिमित समुच्चय कौन से होते हैं? ऐसे समुच्चय जिनके अवयव निश्चित हों, या ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को हम गिन सकें, तो वो एक परिमित समुच्चय है। और ऐसा समुच्चय जिसके अवयव अनिश्चित हों, यानी जिनके अवयवों को गिना ना जा सके, अनंत तक हों, इन्फानाइट एलिमेंट्स हों, उनको गिना नहीं जा सकता, तो वो एक अपरिमित समुच्चय होता है। तो अब देखिए, ये बोल रहे हैं वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो भैया वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 हो गए, हमने गिन तो लिए। तो ये क्या हो गया? एक परिमित है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, गिना जा सकता है, परिमित समुच्चय है। दूसरा देखिए, दूसरा है बच्चा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो भैया बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से स्वर आते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं, गिन तो लिए, परिमित है यार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? परिमित। ये भी क्या है? परिमित समुच्चय है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? उन संख्याओं का समुच्चय, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, जो 5 के गुणज हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो 5 की गुणज हैं, वो उन संख्याओं का समुच्चय, वो परिमित होगा या अपरिमित होगा। तो अब मुझे आप ये बताइए, 5 के गुणज किन्हें कहते हैं? पहले हमें ये नहीं पता कि 5 के गुणज होते क्या हैं, तो हम क्या समुच्चय बताएंगे। तो 5 के गुणज बच्चा उन्हें कहते हैं ऐसी संख्याएं जो 5 से पूरी पूरी कट जाती हैं, वो 5 के गुणज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 5 के गुणज। तो ये 5 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी? 5 से देखो, 5 भी कट जाती है, 10 कट जाती है, 15 कट जाती है, 20 कट जाती है, 25 कट जाती है, 35 कट जाती है, एंड डॉट 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 डॉट। ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं हैं, 5 बढ़ाते जाओ और 5 से कटने वाली संख्याएं मिलती जाएंगी। तो क्या इनको हम गिन सकते हैं? नहीं, ये अनंत तक है बच्चा। तो ये होगा अपरिमित, क्योंकि 5 के गुणज कितने होते हैं? 5 के गुणज अनंत होते हैं। अपरिमित, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे अपरिमित है। अगला देखो, चौथा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो भैया तो साफ आपको दिख रहा है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवर। पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं? आज तक कोई काउंट कर पाया है पूरी पृथ्वी पर? ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कितने जानवर हैं पृथ्वी पे? नहीं भैया, किसी को नहीं पता। तो ये अपरिमित है, क्योंकि गिने ही नहीं जा सके अभी तक, अपरिमित। ठीक है, तो यह अपरिमित हो जाएगा, गिना नहीं जा सकता। 5वां, मूल बिंदु ओ बच्चों, एक गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? ये क्वेश्चन मैंने बाई मिस्टेक तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हम कर रहे थे। लेकिन है क्या बच्चा, तीसरे क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा है कि कौन से परिमित हैं और कौन से अपरिमित हैं। तो इस क्वेश्चन को आप 2 ना डाल के 3 डाल लो, बस। क्या डाल लो? 3। और ये जो पहला प्रश्न है ना, इसको अभी हटा लो आप, क्योंकि ये जो पहला प्रश्न है ये तो मैंने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन 2 का, और बाकी के क्वेश्चन 3 के सॉल्व कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अब ये आप ये समझिए कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद सॉल्व कराऊंगा, पहले क्वेश्चन 3 करा रहा हूँ, आगे पीछे हो गया, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये मोबाइल से करा रहा हूँ ना मैं क्वेश्चन, तो ऊपर नीचे हो गई, कोई नहीं, चलो है ना। तो भैया इसका जो पहला प्रश्न था ना, वो अब मैं करा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के
समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये पहला प्रश्न है तीसरे का। ठीक है, अब मैं तीसरा क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ, तीसरे के ही है सब, दूसरा कराऊंगा इसके बाद में, अब थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। तो देखो एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं बच्चा। देखो ये होता है हमारा एक्स वाई प्लेन, ये एक्स अक्ष होती है आप जानते हैं, और ये वाई होती है। तो एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं होती हैं, अनंत। कैसे, देखो इसके समांतर खींचनी है ना, तो ये लो, इसके समांतर कितनी भी रेखा खींच सकते हो तुम। तो ऐसे देखो खींचते जाओ ऊपर, जिंदगी भर ऊपर तक खींचते जाओ, ऐसे नीचे भी खींच सकते हैं, खींचते जाओ जिंदगी भर। तो भैया एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित है। ठीक है, अपरिमित। तो तीसरे के 4 हो गए, तीसरे का 5वां समझो। अब तो भैया ये दे रखा है आपको, अब वाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ठीक है, ये कह रहा है, ये देखो इधर, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, वृत्तों का समुच्चय। तो भैया मूल बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, देख लो जाओ। ये होता है बच्चा मूल बिंदु, ये जो कटान बिंदु होता है ना एक्स एक्स वाई एक्स का, इसी को मूल बिंदु बोलते हैं 0,0। अब इससे होकर कितने वृत्त खींच सकते हैं, तो देखो आ जाओ बताना फिर मुझे। मूल बिंदु से होकर जाए वृत्त, ये लो, मूल बिंदु से होकर जा रहा है, ये लो, ये लो, ये लो, सॉरी ये नहीं होगा, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, लेते जाओ भैया। बहुत सारे मूल बिंदु से बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं, खींचते रहो, नए वृत्त होके जाएंगे, त्रिज्या बढ़ाते जाओ और मूल बिंदु से होकर निकलते जाएंगे बहुत सारे वृत्त। भाई देखो ये मूल बिंदु से, ये भी मूल बिंदु से, ये भी मूल बिंदु से, ये भी मूल बिंदु से, ये है, ये है, ये है, ये बहुत सारे वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो मूल बिंदु से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, अपरिमित है, गिना नहीं जा सकता भैया इनको। ठीक है, समझ में आया। तो ये तीसरा क्वेश्चन पहले समाप्त हो गया, अब दूसरा मैं अब कराऊंगा। चलो दूसरे क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अब करा रहा हूं मैं। ठीक है, वर्ष के महीनों का समुच्चय पहला तो हो ही गया। वर्ष के महीनों का समुच्चय कैसा है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वर्ष के महीनों का समुच्चय। इसमें भी बच्चा परिमित और अपरिमित बताने, तो ये कैसा है, परिमित है, गिने जा सकते हैं वर्ष के महीने। ठीक है, दूसरा 1 2 3 ये लिख दिया। अब ये बताइए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है इस समुच्चय में एक अवयव आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 1 2 3, और इसका डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया। डॉट 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 का मतलब ये है बच्चा कि ऐसे ही इसमें ये नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक, कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि कोई लिमिट नहीं दी। 1 2 3 फिर आगे क्या आएगा, 4 5 6 एंड डॉट 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 अनंत। बहुत सारे नंबर आएंगे इसमें जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये क्या होगा, अपरिमित होगा। ये कैसा समुच्चय है, अपरिमित। तीसरा देखो, अब तीसरा क्या होगा बच्चों, 1 2 3 डॉट 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 99 100। क्या इन अवयवों को आप गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं भैया। देखो 1 2 3 फिर बीच में कुछ आ रहा है, फिर 99 100, कुल मिला के 100 से आगे नहीं है, 100 तक है, तो इनको तो गिन सकते हैं, काउंटेबल है। तो ये क्या होगा, एक परिमित होगा। बस अवयव देखो गिने जा सकते हैं, परिमित नहीं गिने जा सकते हैं, परिमित। तीसरा हो गया। चौथा देखो, 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े धन पूर्णांक। तो यह 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन से हैं, 101 102 103 104 105 एंड डॉट 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 अनंत तक बहुत सारे हैं।
तो क्या हो जाएगा, अपरिमित। समुच्चय बनाना नहीं था, मैंने आपको बना के दिखा दिया है समझाने के लिए। 5वां देखिए, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 से छोटे अभाज्य हों और पूर्णांक हों। तो भैया 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक तो गिने जा सकते हैं। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक अभाज्य हों और पूर्णांक भी हों। तो भैया पूर्णांक जो होते हैं वो जीरो से, पूर्णांक जो होते हैं वो जीरो से बड़े और जीरो के बराबर होते हैं। यानी पूर्णांक जीरो भी है और जीरो से बड़े भी हैं, और इधर 99 से छोटे हैं। तो इसके बीच में जो भी आएंगे उन्हें हम आराम से गिन लेंगे, क्योंकि 0 और 99 के बीच की बात हो रही है, परिमित है। ठीक है, और निकलवाए तो निकाल भी सकते हैं, जैसे 2 हो गया अभाज्य, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ठीक है, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 43 हो गया। ये सब क्या है, अभाज्य है। 99 तक निकाल लो ऐसे ही। ठीक है, तो आपका बच्चा ये क्वेश्चन भी यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, तीसरा मैंने आपको अभी इससे पहले करा ही दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़े और चौथे प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहा है चौथे में। तो बच्चों ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बस हमें सेट पता होनी चाहिए, कौन सा सेट किससे कहते हैं। इजी, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। देखो बच्चा, चौथा सवाल, अब चौथे पे आ गए ना। बताइए a बराबर b है अथवा नहीं। a बराबर b है अथवा नहीं, मतलब a और b दो सेट दे रखे हैं, वो आपस में बराबर हैं या नहीं, यानी समान सेट, इक्वल सेट की बात हो रही है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। चलो तो पहला देखिए क्या दे रखा है, a बराबर a b c d और b बराबर दे रखा है d c b a, d c b a। ठीक है, देखो इसके अंदर भाई दो समुच्चय समान कब होते हैं, जब a के अवयव b में हो सभी, a के सभी अवयव b में मौजूद हों और b सेट के सभी अवयव a में मौजूद हों, तो a और b समान समुच्चय कहलाते हैं। देखो a b c d ये सब अवयव इसके अंदर हैं क्या, देखो हैं a b c d, तो इसके सभी अवयव इसमें हैं और इसके सभी अवयव इसमें हैं। क्रम आगे पीछे हो गया, क्रम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है समुच्चय में। ठीक है, क्रम आगे पीछे हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेट ए के सभी अवयव सेट बी में है और सेट बी के सभी अवयव सेट ए में है, तो ए बराबर बी है, दोनों समान समुच्चय हैं बच्चा। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में क्या दे रखा है हमें, दूसरे सवाल में दे रखा है बच्चा ए बराबर 4 8 12 16 और b बराबर 8 4 16 18, 8 4 16 18। अब देखो चेक करो, 4 इसमें है, 8 इसमें है, 12 नहीं है भैया, एक भी एलिमेंट मिसमैच हो गया, समान नहीं है भाई। 12 अवयव, 12 इसके अंदर है, अवयवों की संख्या बेशक समान है, 1 2 3 4 अवयव है, 1 2 3 4 अवयव है, अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए, अवयव भी समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ संख्या समान है तो समान हो जाएंगे ना, अवयवों की संख्या भी समान हो, अवयवों की शकल भी समान हो, समझ में आया, तभी सब होंगे। तो देखो 4 8 4 8 बट 12 12 नहीं है, समान नहीं है, ए बराबर नहीं है बी के। ठीक है, तीसरा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, b बराबर x z x सम धन पूर्णांक और x की वैल्यू छोटी है बराबर 10 से। ठीक है, अब देखो ये तो लिखा है बच्चा सारणी विधि में और ये लिखा है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, दो विधि बताई थी मैंने आपको समुच्चय लिखने की। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग विधि में लिखे हैं, लेकिन क्या समान है तो चेक कर लेते हैं। हम कैसे चेक कर पाएंगे, दोनों को एक जैसा बना लो। देखो इसके अंदर 2 4 6 8 10 ये अवयव आ रहे हैं, अब इसके अंदर कौन से आएंगे, देखो x समधन पूर्णांक है, यानी प्लस के नंबर आएंगे,
धन पूर्णांक आएंगे, और वो भी कैसे, 10 आ सकता है 10 के बराबर और 10 से बड़े। भाई x क्या है, x की वैल्यू 10 के बराबर और 10 से छोटी है, x की वैल्यू 10 के बराबर और 10 से छोटी है और सम धन पूर्णांक है। तो भैया बताओ कौन कौन से आएंगे, 10 से छोटे और 10 के बराबर सम धन पूर्णांक। तो सम धन होते हैं 2 4 6 8 10। देखो क्या ये सभी समधन पूर्णांक हैं? क्या 10 के बराबर और 10 से छोटे हैं? देखो 10 के बराबर भी है, 10 भी आया, 10 से छोटे भी हैं। और क्या देखो अभी समान है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, दोनों में समान अवयव हैं, अवयवों की संख्या भी समान, अवयवों की शकल भी समान। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो गए, समान समुच्चय हो गए, ए बराबर बी। बस लेखा अलग अलग विधि में था, तो आप ऐसा नहीं, जरूर नहीं जो हमने समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है उसको हमने सारणी विधि में लिख दिया, तो समुच्चय तो वो समान होंगे, बस लिखने की विधियां तो अलग अलग हो गई, समुच्चय तो समान ही है ना। ठीक है, चलो अगला देखिए। तो चौथा हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा देखिए है ना। ए बराबर एक्स एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का एक क्या है, गुणज है। ठीक है, 10 का एक गुणज है, और b बराबर दे रखा है बच्चा 10 15 20 25 30, 10 15 20 25 30 है ना, 10 15 20 25 30 और 10 का गुणज। अब बच्चा देखिए इसमें कहा है 10 का गुणज है ना, 10 के गुणज कौन कौन से होते हैं, 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 50 होता है, और भी हैं वैसे बहुत सारे, डॉट 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 अनंत। तो क्या ये समान होंगे, नहीं बच्चा। देखो 10 है, बिल्कुल 10 है, 20 है, इसमें 20 है, 30 है, इसमें 30 है, और भी आगे तो इसमें है ही नहीं। दूसरी बात, इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है, इसमें 25 है, इसमें 25 नहीं है, तो समान कहाँ है, असमान हो गए। ए डज नॉट इक्वल टू बी, बराबर नहीं है भैया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके चौथे सवाल के सारे पार्ट फिनिश हो गए बच्चा। ठीक है, अब आएंगे हम पांचवें सवाल पे। पांचवें में क्या कहा है, इसमें भी समान और असमान बताने हैं, कौन से समान है कौन से असमान है, और कारण सहित बताने क्यों। देखिए पहला, ए बराबर हमें दे रखा है 2,3 ए सेट, और बी सेट मुझे दे रखा है एक्स दैट एक्स, समीकरण दे रखा है बच्चा। एक्स क्या है, एक समीकरण है, और भी कौन सा, द्विघात समीकरण है। क्या दे रखा है, x² + 5x + 6 बराबर 0 का एक हल है, तो भैया अब ये देखो क्या ये दोनों आपस में समान है, तो कैसे पता चलेगा, पहले इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा समीकरण को, तब पता चलेगा। तो जरा सॉल्व कर लेते हैं जरा। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, पहले निकालो, x² + 5x + 6 बराबर 0। 6 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पे 5 आए, 3 + 2, तो x² 3x + 2x + 6 बराबर 0, कॉमन x + 3, यहाँ से कॉमन क्या आएगा बच्चा, 2x + 3 बराबर 0, ये कॉमन ले लो, तो बचा क्या, x + 2 बराबर 0। तो एक तो x की वैल्यू यहाँ से -3 आएगी, एक x की वैल्यू -2 आएगी, तो यहाँ पे समुच्चय में कौन कौन आएगा, -3, -2। तो चेक करो क्या समान है, नहीं। यहाँ प्लस के 2 प्लस के 3 है, और यहाँ -2 -3 है, तो समान कहाँ है, असमान है। भाई इस द्विघात समीकरण को हमने सॉल्व किया और फैक्टर किए बच्चा, तो वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, बट ये है पॉजिटिव। तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी समान समुच्चय नहीं है बच्चा। ये पांचवें का पहला सवाल था, और भी हैं अभी मैं कराऊंगा। तो बस समान और असमान चेक करने का, कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। पांचवें का सेकंड, देखिए क्या दे रखा है इसमें, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, शब्द फॉलो एक अक्षर है, शब्द फॉलो FOLLOW है ना, फॉलो ही है ना, का एक अक्षर। ठीक है, और बी इसमें दे रखा है, बी नीचे लिख लेता हूं मैं, चलो वाई सच दैट वाई शब्द वॉल्फ WOLF
LF का एक अक्षर है। अब देखो भैया, तो देखिए अब हम इनको कैसे पहचानेंगे कि ये समान है या असमान है। पहले हमें इनके समुच्चय बनाने पड़ेंगे। तो जरा समुच्चय बनाओ। फॉलो शब्द के अक्षरों का समुच्चय क्या होगा बच्चा? तो इसका जो समुच्चय होगा, समुच्चय ये कहता है बच्चा कि आप एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखेंगे, कोई अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो FOL 2 बार एक ही बार लिखा जाएगा, O पहले ही आ गया, W, ठीक है भाई। FO 2 बार आ रहा है तो एक बार लिखा जाएगा, L 2 बार एक बार लिखा जाएगा, W एक बार तो लिखा जाएगा। इसका बनाओ जरा भैया। इसमें क्या आएगा? बॉल, W आएगा, O आएगा, L आएगा, F आएगा। चेक करो, समान है, देखो WLF WLF, ठीक है। तो ये क्या है? समान समुच्चय है, A बराबर B। तो ये ऐसा मत करना कि इनको ही देख के पहचानो, ये तो मैं ज़्यादा कम। भाई समुच्चय को मैंने आपको बेसिक वीडियो पढ़ाया था, बेसिक जब मैं समुच्चय पढ़ाया था, मैंने बताया था समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है, एक एलिमेंट सिर्फ एक बार आता है, ठीक है बच्चा। चलिए, तो यहाँ पे सेकंड हो गया। अब थर्ड देखो। अच्छा, 2 ही थे इसमें, 5वें में बच्चा 2 ही थे। अब 6वें सवाल पे आ जाओ। इसमें भी समान और असमान ही बताने भैया। 2, 4, 8, 12 और B बराबर दे रखा है 1, 2, 3, 4। देखो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 8 है, इसमें 8 नहीं है, असमान है। A बराबर नहीं है B के, ठीक है। दूसरा, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करना है। वो चयन करने हैं, कौन कौन से समान है, तो सभी एक संग लिख लो। पहले लिख लो भैया। C बराबर दे रखा है 4, 8, 12, 14, ठीक है। एंड D बराबर हमें दे रखा है, ये A बराबर था 3, 1, 4, 2 और E बराबर है -1, 1। F बराबर है 0 स्मॉल a। G बराबर है 1, -1 और H बराबर है 0, 1। यानी हमें बहुत सारे सेट दे दिए। अब इनमें से कौन कौन से समान हैं ये बताओ। तो देखो जरा बच्चा, A के अंदर 2, 4, 8, 12 आ रहे हैं, तो किसी और के अंदर भी यही आ रहे हैं, चेक कर लो। 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12 भैया, और किसी के अंदर नहीं आ रहे। तो ये तो समान किसी के साथ है नहीं। B में देखो 1, 2, 3, 4 किसी और में आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो यस एक ये है और एक ये, और कोई है ही नहीं ऐसा। तो यहाँ पे लिखेंगे B व D, B व D कैसे हैं? समान समुच्चय हैं। और देखो 4, 8, 12, 14 किसी और में है नहीं। 3, 1, 4, 2 ये तो हो गया। -1 और +1, तो -1 और +1, तो E और G देखो ये समान है, E व G समान है। उसके बाद 0 स्मॉल a, इसमें 1 है, ये भी नहीं है। तो सिर्फ बच्चा B और D समान समुच्चय हैं, E और G समान समुच्चय हैं, बाकी कोई समुच्चय आपस में समान नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आपकी बच्चा ये आज पूरी एक्सरसाइज फिनिश हमने करा दी एक एक्सरसाइज में। ठीक है, और बेसिक आपको हम पहले करा ही चुके थे। तो कुल मिलाकर 2 वीडियो में आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम अगली एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे अगले वीडियो में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके।